हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार। आज परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का एक छोटा सा पार्ट, मोशन यानी गति। आज हम लोग गति के बारे में जानकारी लेंगे। हाँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, आज फिजिक्स का दूसरा क्लास है जो हम यूनिट के बारे में, सभी फिजिक्स के जितने यूनिट हैं, क्या है, किस तरह हम उसको रिकॉल करेंगे, क्या करते हैं, सभी के बारे में बता दिए हैं। किस प्रकार क्वेश्चन आएगा उसको भी बता दिए। आज पढ़ेंगे हम लोग मोशन यानी गति। तो देखते हैं कि गति में किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और कौन कौन सा इसमें टॉपिक पढ़ना है। उसी पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। मोशन के अंतर्गत कितने टॉपिक हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि किसी भी एग्जाम में उससे मोशन से क्वेश्चन रहे तो हमसे न छूटे। तो आइए देर न करते हुए हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक के नाम है मोशन। हाँ, अगर एक हम आपके लिए एक बहुत अच्छा नोट्स बनाए हैं, ताकि उस नोट्स के सभी बातों इस पर हम क्या करें, आपके बोर्ड पर दिखाई दे और अच्छी तरह से उसको क्या करें हम लोग जान जाए। उसके बारे में हम लोग एक नोट्स बनाए हैं, ताकि उस नोट्स के सहारे ताकि सभी बातों यानी मोशन के जितने टॉपिक हैं सभी टॉपिक को हम लोग जानकारी ले ले। किस टॉपिक में क्या कहना है, क्या रहना, क्या है, कैसे है, किस तरह क्वेश्चन पूछता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंत में आपको 10 या 15 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को भी करवाऊंगा, ताकि जो बेसिक थ्योरी होता है उस बेसिक थ्योरी पर कितना क्वेश्चन अभी तक पूछा हुआ है उसके बारे में भी हम लोग अंत में चर्चा करेंगे। मेरे वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक क्या है, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। मोशन यानी गति है। तो गति के बारे में क्या जानना है, इसके बारे में आज दूसरा क्लास फिजिक्स का है। आपको 2 सप्ताह के अंदर सभी फिजिक्स को हम लोग समाप्त करेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री पर चर्चा करेंगे। तो पहले फिजिक्स पढ़ने के बाद उसके बाद केमिस्ट्री या तो बायो, दोनों में से किसी एक को हम लोग शुरू करेंगे। टारगेट के साथ पढ़ेंगे कि 2 सप्ताह के अंदर सभी फिजिक्स के जितने चैप्टर हैं सभी को हल कर सके। तो देखिए, गति के बारे में जानने के लिए सबसे पहले यह जानकारी होनी चाहिए कि गति क्या है, गति के अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसके बारे में जानकारी। देखिए, इसी के अंतर्गत हमको पढ़ना है स्केलर, वेक्टर, उसके बाद हमको पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, और उसके बाद चाल, वेलोसिटी, त्वरण, इस सब के बारे में जानकारी लेना है। एक प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है, जो प्रक्षेप्य गति होती है, प्रक्षेप्य गति हिंदी में कहते हैं, वो भी पढ़ना है। आइए अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, तो वृत्तीय गति, कोणीय वेग, न्यूटन के नियम जो हैं तीनों को इसी के अंतर्गत पढ़ना है। गति के चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंतर्गत इतना टॉपिक को पढ़ना है। उसके बाद हमको पढ़ना है अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल फोर्स, इस सब बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो अभिकेंद्रीय बल और उसके बाद अपकेंद्रीय बल, बल गुण, ये सब पढ़ेंगे। उत्तोलक क्या है, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा उत्तोलक कहाँ होता है, संतुलन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। इतना जो आपको बताएं, जो बात हम बोले उसी को हम लोग रिकॉल करेंगे। किसके बारे में क्या जानकारी लेना है, किस तरह क्वेश्चन पूछेगा, और अंत में हम आपको 10 या 15 प्रीवियस क्वेश्चन के साथ हल कराऊंगा, ताकि आपको बेसिक थ्योरी पढ़ने के बाद कितना आपसे प्रीवियस क्वेश्चन हल कर दे रहा है, इसको हम लोग जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गति में पहला पढ़ना है अदिश और सदिश। तो सबसे पहले देखिए, स्केलर एंड वेक्टर में क्या अंतर है। डिफिनीशन आपको एग्जाम में नहीं पूछता है कि डिफिनीशन क्या है, फिर भी हम आपको डिफिनीशन बताएंगे। स्केलर एंड वेक्टर में क्या अंतर है, जैसे एग्जाम्पल में कैसे क्वेश्चन पूछता है, पूछ देगा वेग यानी वेलोसिटी क्या स्केलर है कि वेक्टर है। तो आपको यहाँ डिफिनीशन ना पूछकर आपको जो एग्जाम्पल था, उसका जो एग्जाम्पल था उसी को पूछ दिया। तो क्या होता है, तो सुनते रहिए। स्केलर क्या है, वैसी राशि जिसके परिमाण और दिशा
नहीं हो, केवल परिणाम हो, मैग्नीट्यूड हो, उसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अदिश राशि, स्केलर। जिसका परिमाण हो उसको अदिश राशि। अगर परिमाण और दिशा दोनों हो तथा वो जो है बीजगणितीय नियमों के योग के पालन करता हो, उसको हम लोग सदिश अर्थात वेक्टर कहते हैं। एक बार और रिकॉल करते हैं, सुनते रहिएगा। आपको याद नहीं रखना है डिफिनेशन, केवल सुनिए क्या है कैसे, उसको हम मेन उसके निचोड़ निकाल कर आपको बताएंगे। जिसका परिमाण और दिशा नहीं हो, केवल परिमाण कहा जाता है, दिशा नहीं, केवल परिमाण हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि, स्केलर। जिसके परिमाण और दिशा दोनों हो तथा वो बीजगणितीय योग नियमों का पालन करता हो, उसको सदिश राशि कहते हैं। ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट में बोल देता है। सदिश राशि क्या है, जिसका परिमाण और दिशा दोनों हो, उसको क्या कहते हैं, सदिश राशि। जिसका परिमाण हो दिशा नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। तो इस प्रकार हमको जानकारी लेना है। तो देखिए, पहला जो हम लोग पढ़े सदिश टॉपिक का, एक चैप्टर का एक पहला टॉपिक है सदिश। सदिश राशि कौन कौन सा होता है, इसके बारे में पहले हम लोग जानकारी लेंगे। सदिश राशि जिसके परिमाण और दिशा दोनों हो और बीजगणितीय योग के नियमों का पालन करता हो, उसको सदिश राशि कहते हैं। जो एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, वेग, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेग, विस्थापन, विस्थापन के बाद आपको पढ़ना है आवेग, उसके बाद संवेग, उसके बाद बल, उसके बाद त्वरण, उसके बाद बल आघूर्ण, इसके बाद देखिए वेग, विस्थापन, आवेग, संवेग, बल, त्वरण, यहां भी बल लिखा गया है, बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण है। जो बल आघूर्ण देखिए क्या होता है, बल आघूर्ण का एक आपको फॉर्मूला भी याद होगा, नहीं होगा तो देख लीजिए, फोर्स गुने लेंथ होता है। तो जो फोर्स गुने जो लेंथ होता है, तो ये जो हम क्यों फॉर्मूला रटे हैं, क्यों, इसका रीजन क्या है, आप जब डायमेंशन बनाइएगा नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं त्वरण यानी एक्सीलरेशन, यानी हम कहते हैं कि त्वरण का क्या होगा, तो वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है फॉर्मूला। तो डिस्प्लेसमेंट बाई एल बाई टाइम, एल टी के पावर -1 जो होता है वो त्वरण का एक डायमेंशन होता है। इसी प्रकार हम कहेंगे आपको डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का आपको बनाना है, यानी विस्थापन का डायमेंशन क्या होता है, तो एल होता है। इसी प्रकार आपको कहें, देखिए हम वेलोसिटी का आपको एल टी के पावर -1 बता दिए हैं। और जो त्वरण जो होता है, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं, वेलोसिटी बाई टाइम होता है। तो वेलोसिटी बाई जो टाइम होता है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, अर्थात हम कह सकते हैं एल टी के पावर -1 बटा टी। तो चलिए इस पर हम लोग चर्चा भी नहीं करेंगे, उसके लिए एक अलग सा वीडियो बना देंगे ताकि आप डायमेंशन के किसी भी डायमेंशन को आप बिना याद किए हुए केवल फॉर्मूला को रटे और डायमेंशन प्राप्त कर ले। ऐसे ऐसे आपको बेसिक कंसेप्ट देंगे ताकि आप किसी भी एग्जाम में डायमेंशन से नहीं छूटे। तो चलिए हम डायमेंशन नहीं पढ़कर बल्कि हम लोग क्या पढ़े, सदिश राशि। तो स्केलर, वेक्टर पढ़े, वेक्टर पढ़े। तो वेक्टर में क्या, वेग, विस्थापन, आवेग, संवेग, बल, त्वरण, बल आघूर्ण, ये क्या है, ये एग्जाम्पल के तौर पर पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, क्या इनमें कौन सा सदिश राशि है, आवेग दे देगा, चाल दे देगा, समय दे देगा, दूरी दे देगा। तो आपको याद रहना चाहिए कि आवेग जो है क्या है, एक सदिश राशि है। इसी रीजन से हम इसको सदिश राशि के अंतर्गत इस जितने भी एग्जाम्पल है उसको हमने लिख दिया, इत्यादि लिख देते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। और डिफिनीशन के बात रही तो डिफिनीशन नहीं पूछता है, अगर आपको जरूरी है तो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चर्चा में है अदिश राशि। कौन सी राशि, अदिश राशि।
स्केलर कहते हैं। तो अदिश राशि क्या है इसके बारे में हमको जानकारी लेना है। जो आपको स्क्रीन पर उसका डिफिनीशन दिखाई दे रहा होगा क्या है, देखिए ऐसे अपने लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, अदिश राशि जिसका परिमाण हो, केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसी को हम क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। जिसका परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। जिस प्रकार एक जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे कोई किसी को भेजा गया कि जाओ चीनी लाओ, तो उसने क्या पूछा, आपसे पूछेगा कि कितना चीनी, तो आप कहिएगा 5 किलो। ये नहीं बताइएगा कि इस दिशा से जाइए, इस दिशा से। तो इसमें दिशा के मतलब इसमें दिशा का चर्चा, डायरेक्शन की चर्चा नहीं हुआ, ताकि आपसे यहाँ दिशा नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ दिशा नहीं बताया जा रहा है, केवल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड। जो आप बोले 5 केजी चीनी लाना है, वो क्या है, एक परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। जो मैग्नीट्यूड रहता है, केवल परिमाण होता है, उसी को अदिश राशि कहते हैं। तो आपको अपने लैंग्वेज में इसको हम आपको डिफिनेशन बताएं, लेकिन आपको एग्जाम्पल के तौर में क्या क्या होगा देखते रहिए। अदिश राशि, अदिश राशि, अदिश राशि का एग्जाम्पल जो होता है, पहले लिखिए। आप ये जानते होंगे कि ये सही मूल मात्रक है, माने SI जो मूल मात्रक होता है, SI के साथ मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है, मूल मात्रक की संख्या 7 होती है। तो मूल मात्रक की संख्या 7 होती है, कौन कौन सा, एक होता है ताप, एक होता है ताप, उसके बाद समय, उसके बाद जो है आपको ज्योति तीव्रता, पदार्थ का मोल इत्यादि ऐसे होते हैं। तो जो 7 SI मात्रक होते हैं, सभी क्या होते हैं, अदिश राशि होते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, ताप, लंबाई, सब वही SI मात्रक है। ताप, लंबाई, समय, उसके बाद ताप, लंबाई, समय, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, इसके बाद यहाँ ये ज्योति तीव्रता, पदार्थ का मोल, पदार्थ का मोल, कार्य, कार्य भी एक अदिश राशि है। कार्य यानी वर्क कहा जाता है, तो वर्क भी एक प्रकार से अदिश राशि के अंतर्गत आता है। और दाब, दाब यानी प्रेशर, प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया होता है, ये भी आपको। उसके बाद समय हो गया है, इत्यादि कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ताप, लंबाई, समय, ज्योति तीव्रता, पदार्थ, ये सब जो है विभव, विभवांतर, ये सभी जो है आपको अदिश राशि में आता है। जैसे बहुत सारे ट्रिक देते हैं, तो ट्रिक को न देखकर प्लस इसको देखिए कि SI मूल मात्रक जो SI 7 होती है, मूल मात्रक की संख्या 7 होती है SI में, तो उस 7 जो है अदिश राशि है। उसके बाद आपको क्या रख लेना है, कार्य, दाब, विभव, विभवांतर, ये सब जो है आपको क्या है, अदिश राशि है। ये अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक, उम्मीद करते हैं कि सदिश और अदिश राशि में अंतर भी समझ आ गया होगा, और इसके बाद इसके एग्जाम्पल भी देख लिए। और इसके अब अगला नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे क्या, देखिए त्वरण जो पढ़े, त्वरण को ए से सूचित करते हैं अपने नोट्स से। देखिए बहुत इंपोर्टेंट बातों को छांट कर एक नोट्स बनाए, ताकि इसी नोट्स के सहारे सभी बातों को इस पर हम ध्यान। देखिए नोट्स, त्वरण क्या है, त्वरण तो हम समझ गए कि त्वरण बराबर होता है क्या, वेलोसिटी बाई टाइम। तो वेलोसिटी यानी होता क्या है, जो वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग में परिवर्तन की दर। जैसे आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है, वे बराबर वेलोसिटी बाई टाइम हम आपको कह रहे हैं। तो वेलोसिटी बाई जो टाइम होता है, वह त्वरण जो है वेग के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो त्वरण जो है
वेलोसिटी बढ़ेगा तो त्वरण बढ़ेगा, अगर टाइम बढ़ेगा तो त्वरण घटेगा। तो देखिए ये उल्टा है, ए बराबर लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम का होता है, अब वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का होता है। तो कभी कभी पूछता है ऐसे क्वेश्चन, सतर्क रहिए, ध्यान दीजिएगा कि त्वरण जब बढ़ेगा तो टाइम घटेगा और समय घटेगा तो त्वरण बढ़ेगा, यानी समय को घटा दिए तो त्वरण बढ़ा दीजिएगा, अगर त्वरण को बढ़ा दीजिएगा तो समय को घटा दीजिएगा, अगर वेग को बढ़ा दीजिएगा तो त्वरण भी बढ़ा दीजिएगा, त्वरण भी बढ़ा दीजिएगा तो वेग भी बढ़ा दीजिएगा, अगर वेग घट गया और त्वरण भी घट जाएगा तो इस सिचुएशन से, यानी जब भी बढ़ेगा तो ए बढ़ेगा, ए बढ़ेगा तो टी घटेगा, टी घटेगा तो ए बढ़ेगा। इस प्रकार आपको सोचना है। अगर इसको बढ़ा दिए तो सपोज दैट इसको घटा देना, क्योंकि इनवर्सली माने होता है उल्टा, उल्टा यानी अगर ए चलता है तो टी नहीं चलेगा, नहीं समझे। अगर ए खूब तेज से दौड़ता है तो टी धीरे धीरे दौड़ेगा, इसका उल्टा यही होता है, समझ गया। तो यही सिचुएशन है, तो आप समझ गए। तो देखिए एक इसमें ऐसा बात है कि यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है, बात सही है। अगर यहां पर हुआ कि समय के साथ वस्तु का वेग, तो यहां पर आप रीजन यह दर्शा सकते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट दिया है कि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है, तो समय के साथ यानी समय ये टी हो गया, समय के साथ वस्तु का वेग यानी भी। तो देखिए जब भी बढ़ेगा तो ए बढ़ेगा, तो भी के जगह हम क्या कर सकते हैं, ए तो भी दे सकते हैं, नहीं समझे। एक बार और देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से बात निकल के आया कि अगर ए और भी, अगर ए बढ़ रहा है तो भी बढ़ रहा है, तो ए अगर यहां रख रहा है तो यहां भी रख सकते हैं, क्योंकि ए बढ़ रहा है तो भी बढ़ रहा है, दोनों समानुपाती है, डायरेक्टली इनवर्सली नहीं, तो समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब भी बढ़ेगा तो ए बढ़ेगा, तो ए बढ़ रहा है तो भी बढ़ रहा है, तो ए के जगह हमने क्या किया, भी के जगह हमने क्या किया, ए के जगह यहाँ टी लिखे थे ना, तो ए के जगह हमने यहाँ क्या किया, भी डाल दिया, क्योंकि ए और भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी समानुपाती है। तो भी बढ़ेगा तो समय घटेगा। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि वस्तु का समय वेग के द्वारा घटता है, यही बात लिखा हुआ है कि यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता। अगर मान लीजिए कि वस्तु का समय बढ़ रहा है तो वेग घट रहा है, तो जब वस्तु का समय बढ़ेगा तो वेग घट जाएगा। यदि मान लीजिए कि त्वरण जो है ऋणात्मक हो जाए, त्वरण क्या हो, ऋणात्मक हो, त्वरण अगर ऋणात्मक हो जाएगा तो उसका नाम दिया गया है मंदन, जिस प्रकार मंदन गति कहा जाता है। कौन गति, मंदन गति ही कहा जाता है, ठीक है, मंदन कहते हैं। तो मंदन गति नहीं, मंदन कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है यदि त्वरण ऋणात्मक हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य पथ या मंदन, तो आपको मंदन कहना पड़ेगा। इस प्रकार आपको ये जानकारी मिला। अब इसके बाद अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, उम्मीद करते हैं टॉपिक आपको बुझा गया होगा। अब अगला टॉपिक क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए अब इसके बाद हमको पढ़ना है मंदन, प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, अपने लैंग्वेज में समझने का प्रयास कीजिए। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। देखिए जैसे मान लीजिए कोई नियत त्वरण के अंतर्गत कोई नियत त्वरण हो, त्वरण का मतलब होता क्या है, जैसे वेलोसिटी बाई टाइम, यानी आप कह सकते हैं जो वेग होगा ना, कम समय में ज्यादा दूरी तय करना। तो जैसे मान लीजिए कि कम समय है और ज्यादा दूरी तय कर रहा है, और जो ज्यादा दूरी, जो एक सेकंड में कितना दूरी वेग यानी कितना उसका वेग है, चाल है, वो अपने दूरी को क्या किया, कवर किया। जब उसने कवर किया तो वही बात है त्वरण। तो एक नियत त्वरण के अंतर्गत जो पिंड का वेग यानी द्रव्यमान, जो पिंड का द्रव्यमान होगा उसके विपरीत काम करेगा। ऐसे नहीं समझ आए। देखिए आपको एक बात और, ऐसे भी देखिए कैसे आपको समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी भाषा में। देखिए आपको ऐसे बता दे, जैसे मान लीजिए त्वरण है, कोई व्यक्ति वेलोसिटी इतना के स्पीड से इतना समय में चल गया, जिससे 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जा रहा है, माने 1 सेकेंड में 10 मीटर के हिसाब से चल रहा है।
एक नियत त्वरण है। नियत त्वरण की मतलब कभी आगे, जैसे होता नहीं है गाड़ी कभी आगे ब्रेक लगाती है कभी फिर पीछे रुकती है, ऐसा नहीं, एक लगातार चलते रह रहा है एक ही त्वरण। तो होता है जैसे मान लीजिए यहाँ 10 किलो का कोई व्यक्ति है, इसका 10 न्यूटन इसका भार है, मान लीजिए कि वजन इसका कितना, द्रव्यमान 10 केजी का है। जब वो 10 केजी का जब वजन रहेगा वो आगे की ओर एक ही नियत त्वरण के अंतर्गत ये चलेगा। तो होता क्या है कि जब नियत त्वरण हो, एक नियत त्वरण के अंतर्गत जब पिंड का जो वेग, पिंड कहते हैं वस्तु को, तो जो पिंड का वेग जो है दिशा के भिन्न हो, वेग जो इधर से चल रहा है, तो होता क्या है जब नियत त्वरण से चलेगा तो एक ये परवलयाकार मार्ग, यानी परवलयाकार जो परवल जो होता है ना, उसी पथ के आकार नियमित रूप से बनाता है। तो प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप्य गति क्या है, इसके बारे में जानने के लिए आपको यही बात बताना है जो अपना लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन बताएं। लेकिन होता क्या है कि प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे तोप के एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन पूछता है कि धनुष का बाण किस गति के अंतर्गत आता है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे बहुत सारे गति दे देगा, त्वरण गति। तो आप क्या कह सकते हैं, कहिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, ताकि प्रोजेक्टाइल मोशन वैसा मोशन है जब उसका त्वरण नियत हो जाता है और पिंड का वेग जो होता है द्रव्यमान वो समय के विपरीत हो जाता है या त्वरण के विपरीत हो जाता है। तो जब होता क्या है कि जो वेग चल रहा है उसके विपरीत काम कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो धनुष के बाण या तोप की गोला, तोप से छोड़ा गया गोला, वो सब जो है प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह अंतर्गत आता है। वो एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि वो प्रवलयाकार आकृति बनाता है। इसी रीजन से प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत इसको, उसके अंतर्गत दोनों को रखा गया, इत्यादि हो सकता है। और देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत ये बात आप समझ गए। इसमें देखिए ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट में ये नोट करके रखे रहिएगा। नोट में अभी बातों को बता दे रहे हैं, आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी बता दे रहे हैं। और देखिए ये क्या होता है, आपको स्क्रीन पर भी बात दिखाई दे रहा होगा, क्या है कि प्रक्षेप्य को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे 36 से 45 डिग्री कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। जैसे मान लीजिए प्रक्षेप है, प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए, सपोज डेट मान लीजिए यहाँ पर अधिकतम प्रक्षेप्य को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए यहाँ से 45 डिग्री के एंगल, 45 डिग्री एंगल कैसे संभवतः मान लेते हैं कि ऐसे तो 135 हो जाएगा। तो इस प्रकार मान लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ प्रक्षेप गति है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, अगर अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए क्षैतिज से कितना डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, 45 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि अगर प्रक्षेप गति को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए कितना डिग्री एंगल क्षैतिज से रखना चाहिए, तो 45 डिग्री एंगल जब क्षैतिज से अधिक दूरी तक फेंकने के लिए प्रक्षेप्य गति को, प्रक्षेप्य को। ठीक, अब आगे नेक्स्ट फिर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो भी आपको ये भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्या है देखिए क्वेश्चन है, प्रक्षेप्य कोण जो 90, प्रक्षेप कोण जो होता है वो थीटा, उसको एंगल में थीटा कहते हैं। देखिए प्रक्षेप कोण जो थीटा होता है, आपको यह बता दें क्षैतिज परास समान हो। सपोज डेट मान लीजिए यहाँ क्षैतिज है, ये भी क्षैतिज, जिसी को क्षैतिज कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर नहीं क्षैतिज। तो जो जमीन पर मान लीजिए बैठा है सब, यहाँ प्रक्षेप हो रहा है, तो होने का रीजन क्या होता है कि प्रक्षेप होता है अगर दोनों प्रक्षेप की गति, यानी जो प्रक्षेप का प्राश मन होता है, माने अधिकतम दूरी, माने आसपास के अंतराल जो होता है, अधिकतम या प्राश का मतलब जिससे अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी के बीच का अंतर समान हो, उसको समान प्राश कहते हैं। अधिकतम दूरी, जैसे मान लीजिए यहाँ अधिकतम दूरी है या न्यूनतम दूरी है, अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी के बीच के प्राश समान हो, यानी दोनों के अंतर जो है बराबर हो, तो उसको समान परास कहते हैं। अगर समान परास होगा ना, तो जब आप प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व कीजिएगा तो थीटा के जगह क्या रखिएगा, 90 माइनस थीटा रखिएगा। ये आपको बात बताने वाले थे कि थीटा के जगह क्या रखिएगा, 90 माइनस थीटा रखिएगा। देखिए
देखिए एक क्वेश्चन हुआ कि प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच कितना डिग्री का कोण बनाता है। तो प्रक्षेप गति के उच्चतम बिंदु पर, तो आप यह जाने प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच 90 डिग्री कोण बनाता है। आप यहाँ पर दो बात आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्या है उसको हम अभी क्लियर कर दे रहे हैं कि प्रक्षेप, जो प्रक्षेप गति होता है, प्रक्षेप पथ पर उच्चतम बिंदु पर जो है त्वरण और वेग के बीच यानी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच आपको कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर प्रक्षेप यानी एक और था, आपको बताए थे कि अगर प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए आपको 36 से 90 डिग्री का एंगल, तो प्रक्षेप को अधिकतम दूरी के फेंकने के लिए 90 डिग्री का यूज करते हैं। 90 डिग्री एंगल 36 से माने अधिकतम दूरी तक फेंक सकते हैं। अगर प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच कितना डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तो 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। यानी 90 डिग्री का एंगल जब बनेगा तब तो वह परवलयाकार बनाएगा। अगर मान लीजिए परवलयाकार हर जगह जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा हर पॉइंट पर, तो जब ये बनाएगा ना, इसी रीजन से वो परवलयाकार टाइप के बनाएगा, आकृति को बनाएगा। अगर 90 डिग्री का एंगल त्वरण और वेग के बीच नहीं बना तो इसका मतलब है कि वो परवलयाकार नहीं बनाएगा। तो आप ये बात समझ गए और आगे उम्मीद करते हैं कि आप प्रक्षेप गति के बारे में भी जानकारी ले लें। तो ले लिए, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं प्रक्षेप गति क्या है। तो वैसा गति है जो एक नियत त्वरण के अंतर्गत वो पिंड के वेग के विपरीत काम करता है। उसी को क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। उसके पथ को प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। और उस जो है वह हमेशा परवलयाकार आकृति बनाती है, परवलयाकार आकृति बनाती है। तीनों बात बताएगा। प्रक्षेप्य को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए 36 से 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। प्रक्षेप्य को यदि उसका परास समान हो, माने परास का मतलब हुआ कि उसके जो अंतराल होता है दोनों के अंतराल के बीच परास सेम हो। परास का मतलब वही होता है कि दोनों के बीच के जो अंतराल हो, हम कहें कि इतना यहाँ तक का दोनों का डिस्टेंस ठीक है, यहाँ आए तो 50 है, ये 50 है, तो ये परास समान हो। जब परास समान होता है तब भी वो 90 मान थीटा के जगह 90 माइनस थीटा लिखता है। यदि प्रक्षेप्य के उच्चतम बिंदु पर त्वरण एवं वेग के बीच 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो वह जो है प्रक्षेप या परवलयाकार आकृति बनाएगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा आकृति बनाता है, तो परवलयाकार। ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके बारे में देखिए। इसके बाद हमको पढ़ना क्या है, कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या है उसको पहले देख लिया जाए। देखिए कोणीय वेग से भी क्वेश्चन आता है। कोणीय वेग क्या है, कोणीय वेग को ओमेगा से सूचित करते हैं, ओमेगा से। इसके फॉर्मूला पर ही हम आपको देखिए, फॉर्मूला पर ही आप अधिकांशतः सोचिएगा कि आपको डिफिनीशन है। यानी किसी वृत्ताकार मार्ग पर, किसी वृत्ताकार गतिशील मार्ग पर वह जो है कितना समय में, यदि 1 सेकंड में कितना डिग्री का एंगल बनाती है, उसी को कोणीय वेग कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि कोणीय वेग जो है समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है और एंगल के समानुपाती होती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोणीय वेग ओमेगा जो है, ओमेगा को कोणीय वेग कहते हैं। अगर कोणीय वेग, ओमेगा को क्या कहते हैं, कोणीय वेग। तो अगर कोणीय वेग थीटा के समानुपाती होती है और समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम के, ओमेगा जो है थीटा के समानुपाती होती है। तो कितना, यदि गतिशील किसी वृत्ताकार मार्ग पर 1 सेकंड में कितना डिग्री का एंगल बनाती है, उसी को कोणीय वेग कहते हैं। डिफिनेशन निकल गया। कोणीय वेग का फॉर्मूला आप समझ सकते हैं कि ओमेगा, जब ये वृत्ताकार मार्ग रहेगा, ये बात समझिए, अगर वृत्ताकार मार्ग रहेगा
तो ओमेगा जो है, मान लीजिए यहाँ से कोई एक, यहाँ से एक त्रिज्या है, इसका नाम आर है, यहाँ से कोई थीटा बनाया, थीटा मान लीजिए बना लिया, तो होता क्या है कि इस पूरे वृत्त को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, तो 2 पाई लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए 2 पाई यानी वृत्त के परिधि को 2 पाई कहते हैं, एक पाई बराबर 180 डिग्री, तो 2 पाई बराबर 360 डिग्री। एक वृत्त जो है 360 डिग्री के एंगल बनाता है। तो 2 पाई अगर कितना चक्कर मारा तो चक्रों की संख्या को n से सूचित करते हैं। तो कभी कभी फार्मूला पूछता है ओमेगा बराबर 2 पाई n, कभी कभी ये भी हो सकता है फार्मूला कि ओमेगा बराबर 2 पाई n तो होगा, लेकिन कहीं कहीं उसका त्रिज्या दे देगा तो r भी इसमें शामिल करेंगे। तो ओमेगा बराबर 2 पाई r n, यानी जो 2 पाई r n है उसको रेखीय चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय चाल। तो रेखीय चाल बराबर फॉर्मूला होता है रेखीय चाल। रेखीय चाल, तो देखिए रेखीय चाल को कैसे सूचित करते हैं, 2 पाई आर एन, परिधि गुनी एन। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि इसी को क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। ओमेगा बराबर 2 पाई एन गुनी आर। तो ये आप समझ गए। और इसके बाद इसमें कोई चीज नहीं है जो आप जब कोई फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से जब कोई न्यूमेरिकल को हल कीजिएगा तो ओमेगा बराबर 2 पाई एन आर, आर के मान देगा तो एन की संख्या पूछेगा, अगर ओमेगा के मान देगा, आर के मान देगा तो संख्या पूछेगा कितना चक्कर मारा। ये सब ऐसे क्वेश्चन आपको हल्का हल्का पूछा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं भी आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक फॉर्मूला होता है रेखीय चाल। रेखीय चाल बराबर होता है कोणीय चाल गुने त्रिज्या। ये भी आप अपने नोट में नोटबुक, रेखीय चाल, रेखीय चाल बराबर जो होता है कोणीय चाल, कोणीय चाल गुने त्रिज्या होता है। आपको ये याद रखना होगा रेखीय चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है। रेखीय चाल को इससे म्यू द्वारा ऐसे सूचित करते हैं, म्यू जो कोणीय चाल गुने त्रिज्या होता है। तो ये भी आपको याद रखना जरूरी है। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूटन। न्यूटन के बारे में हम लोग जाने, न्यूटन क्या है।